RWD चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज से हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन हिंदी विषय का जो है कंप्लीट सीरीज चालू कर रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल नया संस्करण है दोस्तों, 2026 का बुक है और लगभग 776 पेज का बुक है जो लगभग सभी एग्जाम्स को टारगेट करता है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पर ये कोई नहीं पूछेगा कि ये किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है दोस्तों। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, बस आप ये बुक करके चले जाओ, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको हम थोड़ा सा बुक दिखा दे रहे हैं। न्यू संस्करण बुक है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग विषय तालिका में क्या दिया गया है। वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, क्रिया, कारक, काल। उसके बाद दोस्तों वाच्य, अव्यय, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी एवं अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, श्रम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि। और दोस्तों समास, वाक्य रचना, वाक्य अशुद्धियाँ, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्यांश क्रम, रस, छंद, अलंकार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, लगभग 600 पेज तक तो इस बुक में व्याकरण ही दिया गया है। तो दोस्तों यदि आप व्याकरण पे ज़्यादा फोकस करना है तो आपके लिए घटना चक्र बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप साहित्य पे ज़्यादा फोकस करना है तो आपको फिर यूथ पब्लिकेशन का साल पेपर जो होता है, जो बुक होता है पूर्वावलोकन, वो लेना है दोस्तों, ठीक। और इसमें लगभग 600 पेज में तो आपका व्याकरण ही हो गया दोस्तों। बाकी जो है लगभग कितना पेज है, 776 पेज है। बाकी पेज में सिर्फ साहित्य है दोस्तों। तो यहाँ पर व्याकरण को ज़्यादा फोकस किया गया है और साहित्य को कम। तो हम दोस्तों ऐसा करते हैं कि व्याकरण को हम इस घटना चक्र वाले पूर्वावलोकन बुक से करवा देते हैं, आपका व्याकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद हम एक सीरीज यूथ पब्लिकेशन का बुक भी मेरे पास है दोस्तों, तो यूथ पब्लिकेशन से भी हम शुरू कर देंगे। वहाँ पे हम डायरेक्ट साहित्य से शुरू करेंगे, साहित्य से शुरू करते करते पूरा व्याकरण तक जाएंगे और यहाँ पर व्याकरण से शुरू करते करते साहित्य पे जाएंगे। तो दोनों आपका एक साथ कवर होगा दोस्तों। और आप ये दोनों बुक कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उससे बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है वर्णमाला। और दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ट्रिक के साथ भी बताया जाएगा, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरा जो है बुक याद करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे, तो वर्णमाला किसको कहते हैं दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। तो इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों और ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत होगी। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्ण या अक्षर क्या है दोस्तों, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम लोग। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये सब बेसिक है, ये सब तो आपको पता ही है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द, समूह और वाक्यों की रचना होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। लेकिन वर्तमान में 53 हो गए हैं दोस्तों, लेकिन ये अभी आएगा नहीं। अभी तो एग्जाम में जहाँ तक है 52 ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या मूलतः 52 है, जिसमें मूल स्वर 11, अयोगवाह 2, मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, 6 त्रय स्र, अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो होती है दोस्तों, तो 33 होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्याकरण कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी है। उन्होंने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद किए हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। इन्होंने स्वरों की संख्या 11 मानी है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब इस साइड आ जाते हैं। कंप्लीट बुक कराया जाएगा दोस्तों, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस पर आप मैसेज करेंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर जोड़ देंगे और क्लास बाय क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा। यदि आपको कंप्लीट बुक का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो उसके लिए आप हमारे उसी नंबर पर 20 रुपये पे करेंगे तो हम आपको कंप्लीट बुक का पीडीएफ दे देंगे और उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे दोस्तों पे करने के बाद। क्योंकि दोस्तों स्कैन करना, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना काफ़ी मेहनत लगता है। 776 पेज का है दोस्तों। और बाकी आप अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ एक महीने 40-45 दिन में हम बुक को ख़त्म कर देंगे और उसका पीडीएफ भी फ्री में देते रहेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 है, जो इस प्रकार है। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक जो 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व 4 होता है दोस्तों। उष्म व्यंजन स स ह 4 होता है दोस्तों। ठीक, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 25 होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। देखो, क वर्ग को कंठ बोलते हैं और उसके बाद फिर तालव्य होता है, फिर मूर्धन्य होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यदि दोस्तों हम जो है डिस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, जो व्याख्या किया गया है, तो आप अपने से प्यूज करके रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे पढ़ने का पूरा, और ट्रिक भी बताएंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई पूछेगा तब तो हमारा वर्ण होगा दोस्तों। लेकिन यदि सार्थक लगा दिया, सार्थक यानी कि उसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक, तब तो वहाँ पर हमारा शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाषा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर सार्थक विशेष ध्यान देना होगा आपको कि सार्थक पूछ रहा है कि सिर्फ लघुत्तम इकाई पूछ रहा है। तो भाषा सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषाविदों के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के 3 भेद होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन और एक होता है संयुक्त वर्ण, जैसे क्षत्र ज्ञ स्र। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इस प्रकार भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। अगर हमारा स्पीड ज़्यादा हो दोस्तों तो हम स्पीड को थोड़ा स्लो कर ले रहे हैं, और जिसको स्पीड स्लो लगे वो स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है ना दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अगर यही सार्थक लगा होता फिर शब्द हो जाता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं हो सकता है। वस्तुतः वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कर्ण या कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो कंठ में कौन सा होता है दोस्तों? कंठ में क वर्ग होता है और तालव्य में च वर्ग होता है। ये आपको क्रम से इसे याद रखना पड़ेगा। कंठ, तालव्य, ठीक, उसके बाद फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, इसको क्रम से याद करोगे। फिर कंठ में क हो जाएगा, तालव्य में च वाला वर्ग हो जाएगा, फिर मूर्धा में ट वाला हो जाएगा, दंत में त वाला हो जाएगा, फिर ओष्ठ में प वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से कंठ तालव्य पूछा है तो तालव्य में च वाला वर्ग यानी कि लेकिन इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये पूछा है दोस्तों। तो च, छ, ज, झ ये तो है, क नहीं है दोस्तों, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क वर्ण तालव्य नहीं है, यह कंठ के अंतर्गत आता है। क अल्प प्राण वर्ण भी है। अल्प प्राण वर्ण मतलब दोस्तों कैसे पहचान, इसका भी ट्रिक होता है दोस्तों, हम सबको ट्रिक बताएंगे अभी आगे। आप लोग बने रहिए, सबका ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे ना दोस्तों कि आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। वस्तुतः स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग कंठ वर्ण तथा छ वर्ग तालव्य वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं दोस्तों? 11 स्वर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूल रूप में 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसके अतिरिक्त अनुस्वार तथा विसर्ग भी हैं, लेकिन इन्हें न तो स्वर माना जाता है और न ही व्यंजन, बल्कि इन्हें अयोग्यवाह माना जाता है, क्योंकि ये किसी के योग्य में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों,
जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, जब भी जिह्वा के आधार पर पूछे कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारी जीभ का 3 भाग होता है दोस्तों। एक अग्र होता है, एक पश्च होता है और एक मध्य होता है दोस्तों। तो हमारे जिह्वा के आधार पर 3 स्वर हो जाएंगे। ऐसे हम जिह्वा को 3 भागों में बांट लेंगे, अग्र, पश्च, मध्य। तो इस तरीके से 3 भाग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब यहाँ पर दोस्तों हम ट्रिक आपको बताते हैं। इसमें बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, भूल जाते हैं कि कभी पूछ लेगा कि जैसे पूछ लिया कि ऊ किस स्वर में आता है, पश्च में आता है, मध्य में आता है, अग्र में आता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे अग्र, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अग्र है तो अग्र को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर मध्य है तो मध्य को मध्य में लिख देंगे। फिर पश्च है तो पश्च को एकदम नीचे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, मध्य से शुरू करेंगे अ, फिर यहाँ लिखेंगे आ। ठीक है दोस्तों। ये बन गया एक लाइन। ठीक, अ आ। फिर हम सीधा जाएंगे ऊपर, ई, फिर ई। ठीक है दोस्तों। फिर सीधा आएंगे नीचे, सीधा नीचे आएंगे। बस मध्य में एक ही है, सिर्फ अ है दोस्तों। तो हम शुरू करेंगे मध्य से, अ आ, फिर ई, फिर यहाँ आ जाएगा ऊ। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ ऊपर चला जाएगा, ऊ के बाद क्या आएगा, री आएगा। री भी यहाँ पर होता है, री के बाद फिर ए, यानी री को हम अभी साइड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों। री को हम साइड कर देंगे और उसके बाद ए ऊपर आ जाएगा, फिर ओ नीचे आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तो हम कैसे याद करेंगे, मध्य को अ से शुरू करेंगे, अ आ, फिर ऊपर चले जाएंगे ई, फिर नीचे आएंगे ऊ, फिर एकदम ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, ए, फिर एकदम नीचे चले जाएंगे ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद। तो संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत, अर्ध विवृत। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। एक वृत्ताकार यानी गोलित स्वर होता है और एक अवृत्ताकार अगोलित स्वर होता है। और इसको भी इसका भी ट्रिक क्या है दोस्तों, बस ये समझो कि ओठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर हमारे ओठ कितने होते हैं, 2 होते हैं ना दोस्तों, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इस पर ओष्ठ के आधार पर 2 हो जाएंगे, ऐसे हम याद कर लेंगे। और एक हो जाएगा गोला, जिसमें ओठ गोला बन जाए, एक जिसमें गोला न बने। और जिसमें गोला बन जाए, तो बस उसमें ऐसे 4 लाइन खींच लो। ऊ से क्या हो जाएगा, ऊ से ऊपर, यानी कि ऊपर में ऊ हो जाएगा। ठीक, एक बड़ा ऊ, एक छोटा ऊ, और यहाँ पर फिर ओ और औ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे ऐसे, बस गोलाकार यानी कि वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि बस ऐसे गोला बनाओ और 4 लाइन खींचो। ऊ मतलब ऊपर, यानी ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ऊ यानी ऊ, और उसके बाद यहाँ पर ओ और हम अपने से ले लेंगे, ओ और अपने से ले लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये याद हो जाएगा। बाकी जो बचा वो अवृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर। 12 नंबर पे आते हैं। वर्ण के प्रकार होते हैं। तो वर्ण के प्रकार कौन सा होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है, अयोगवाह हो जाएगा। तो वर्ण ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को स्वर, व्यंजन व अयोगवाह में विभक्त किया गया है तथा इनकी व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। विकल्प में दिए गए अन्य शब्द जैसे हर्ष स्वर, प्लुत स्वर स्वर के प्रकार हैं तथा संयुक्त वर्ण 2 वर्णों के संयुक्त रूप को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, व्यंजन हो गया और स्वर हो गया, उसको हम संयुक्त कर देंगे तो वो एक अक्षर बन जाता है ना दोस्तों। तो व्यंजन और वर्ण के संयुक्त रूप को अक्षर कह देंगे। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है, जिनका क्षरण न हो। कहते हैं वस्तुतः ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, एवं 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ दे उन्हें वाक्य कहते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, तो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं ना। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर वे हैं जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सकते हैं, और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्ण हो गया, उसके मेल से क्या बनता है दोस्तों, व्यंजन बन जाएगा। एक से अधिक वर्ण जैसे क हो गया, उसमें अ मिला दिए
तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग किए जा सकते हैं, स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। स्वरों को वर्ण एवं अक्षर दोनों कहा जाता है, यानी जो स्वर हैं वो वर्ण भी हैं अक्षर भी हैं, जबकि व्यंजन स्वर रहित अक्षर को केवल अक्षर कहते हैं। यानी कि अगर व्यंजन है वो स्वर रहित है तो वह केवल अक्षर है। व्यंजनों में जब स्वर जुड़ जाता है तो वे भी वर्ण कहलाने लगते हैं, जैसे क है, ख है। ये हलंत वाला जो है आधा होता है, यानी ये सिर्फ क्या है, अक्षर है। इसमें अब अ जोड़ दिए तो ये क बन गया, ख बन गया, अब ये वर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, इनका उच्चारण भी संभव हो जाता है। अतः एक से अधिक वर्णों के मेल से व्यंजन बनते हैं और हिंदी वर्णमाला इसी गुण के कारण आक्षरिक कही जाती है, क्योंकि इसमें व्यंजनों को अक्षर तथा स्वरों को भी अक्षर माना जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन पे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 8 भागों में। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 6 भागों में किया जा सकता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अच्छा, उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों, सॉरी, उच्चारण के आधार पर यहाँ पर 6 भी नहीं होगा दोस्तों, उच्चारण के आधार पर यहाँ 5 भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, 5 भाग कौन सा होगा? कंठ तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण के आधार पर 5 हो जाएंगे। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ होगा, कंठ में क वर्ग है तथा विसर्ग आता है। तालव्य में च वर्ग, य और स आता है। ठीक, और ई तथा ई तालव्य स्वर हैं। और मूर्धन्य में ट वर्ग, र तथा स और री मूर्धन्य स्वर है। ठीक, और दंत में त वर्ग, ल तथा स। ओष्ठ में प वर्ग, उ तथा उ ओष्ठ स्वर। और दंत ओष्ठ, ये मतलब इसको हम दंत ओष्ठ यानी दंत दांत और ओष्ठ से बोला जाता है, तो वह होता है, तो वैसे मानना 5 ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे इसको याद करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका ट्रिक बताते हैं हम आप लोग को, बहुत ही मज़ा आएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। जब देखो कंठ की बात हो रही ना, तो कंठ में क्या है, विसर्ग भी है और है भी है और क वर्ग। सबसे पहले हम इसे क्रम से याद करेंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और ठीक दंत ओष्ठ, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद देखो कंठ में क वर्ग हो जाएगा, तालु में च वर्ग हो जाएगा, मूर्धा में ट वर्ग हो जाएगा, दंत में त वर्ग और ओष्ठ में प वर्ग। इतना तो हम याद कर लेंगे। और ऐसे ही हम स्वर वाला भी याद रखेंगे। कंठ में सबसे पहले अ आ जाएगा, ठीक, और तालु में हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखना है, कंठ में अ आ और तालु में ई, ये भी क्रम से हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बाकी बच्चा जो है कैसे याद रखेंगे, देखो कंठ में विसर्ग आ रहा है ना, तो विसर्ग को हम क्या करेंगे, तो हम लोग दोस्तों विसर्ग को कैसे याद करेंगे। देखो विसर्ग का मतलब हम लोग ट्रिक याद रखेंगे यहाँ पर। विसर्ग यानी विहग, विहग, वी से विसर्ग हो जाएगा। ठीक, वी से विसर्ग हो जाएगा और ह से है आ जाएगा दोस्तों। और ग मतलब ग यानी कि क्या वर्ग वाला, क ख ग घ। ठीक, इस तरीके से हम विसर्ग अगर याद रख लेंगे यहाँ पर, ट्रिक क्या हो जाएगा, वी स सॉरी विहग, विहग, वी से हो जाएगा विसर्ग, ह से ह हो जाएगा दोस्तों, ग से मतलब क वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें पूरा याद रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे, अब तालव्य। तालव्य यानी कि ताल, तालव्य को ताल समझेंगे। और ताल यानी तालाब होता है, यानी तालाब में हम क्या कर रहे हैं, साया धुल रहे हैं। साया धुल रहे हैं। सा से मतलब स हो जाएगा और या से मतलब या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बाकी क्रम से हमें याद ही रहेगा। तो तालब यानी तालाब में साया धुल रहे हैं। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य यानी मूर्धा, मूर्धा यानी मूर्छित। कोई मतलब कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो मूर्छित कर देते हैं ना, मुर्दा कर देते हैं, मुर्दा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऋषि हो जाएगा। ठीक है, ऋषि हम लोग ऐसे ऋषि ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो री से री हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और स से स हो जाएगा, और री से री भी हो जाएगा, और री से र भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें याद हो जाएगा। उसके बाद दंत, दंत मतलब त वर्ग है ही दोस्तों। तो दंत हम क्या कर रहे हैं, दांत से क्या कर रहे हैं, सिल रहे हैं। दांत से हम लोग कपड़ा सिल रहे हैं, तो सिल रहे हैं यानी स हो जाएगा और ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ओष्ठ में प वर्ग हो ही जाएगा। और ऊ को बोलेगे, स्वर जो होता है ऊ को बोलोगे तो ये दोनों होंठ से बोलोगे ना, ऊ, तो इस तरीके से ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और मूलतः देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया जा सकता है।
दंत्योष्ठ व्यंजन वह दो मिश्रित स्थानों से उच्चारित होता है। ठीक है दोस्तों। तो बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो बोलते समय 5, वही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बोलते समय मुख के 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ। इसके अतिरिक्त इन अंगों के मिश्रित रूप से भी अनेक वर्णों के उच्चारण होते हैं, जैसे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ आदि। उपर्युक्त 5 मुखांगों से उच्चारित व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 18 नंबर पर। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों, और ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। यहाँ पर लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका क्षण यानी क्षरण ना हो सके, अर्थात जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग 19 नंबर पर देखते हैं, स्वर के कितने प्रकार हैं? तो स्वर के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक मूल स्वर हो जाएगा, एक संधि स्वर हो जाएगा। स्वर वे वर्ण है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर एंड संधि स्वर। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद: मूल स्वर में अ, ई, उ, री आ जाएगा और मूल स्वरों को ही हर्ष स्वर कहते हैं, और संधि स्वर में आ जाएगा आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ, यानी जिसका संधि होता है। संधि दोनों का हो जाता है, एक तो सजाती हो जाएगा यानी कि अपने अपने से ही, जैसे अ मिलके आ हो जाएगा। एक विजाती हो जाएगा, जिसे संयुक्त स्वर बोलेंगे, और सजाती वाले को दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो उच्चारण के काल मान के आधार पर स्वर उच्चारण के काल मान को मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के आधार पर 2 हो जाएगा, लघु स्वर एंड गुरु स्वर हो जाएगा। लघु स्वर यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से बनने वाले स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो भिन्न भिन्न से स्वरों से मिलकर बने उसे संयुक्त स्वर कहेंगे, वो क्या होता है? विजाती होता है। और जो समान स्वरों से मिलकर बने वो दीर्घ स्वर होता है, और वो सजातीय होता है। तो 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो सिंपल सा है दोस्तों, स्वर के प्रकार हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार है। ह्रस्व को प्लुत स्वर, ह्रस्व को लघु स्वर, दीर्घ को गुरु स्वर तथा प्लुत को बहुमात्रिक या त्रैमात्रिक स्वर कहते हैं। हिंदी में ह्रस्व तथा लघु स्वर का ही प्रयोग होता है। प्लुत स्वर हिंदी के नाटकों में कहीं कहीं प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन एक से अधिक वर्णों का मेल होता है जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है तथा यह स्वर के बाद आता है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बता देंगे थोड़ा सा। अल्प प्राण महाप्राण में भी कन्फ्यूजन होगा, हम लोग अल्प प्राण और महाप्राण बताते हैं। ठीक है दोस्तों। पहले अच्छा इसको हम पढ़ लेते हैं व्याख्या को। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण यानी अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है। ठीक। और महाप्राण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में अधिक श्रम करना पड़ता है, क्योंकि श्वास अधिक निकलती है। सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण एवं अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अब प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म व्यंजन जौन बाटे वर्ण महाप्राण होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसको हम ट्रिक से बता रहे हैं आपको। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग देखिए, टाइम भले से लगेगा लेकिन कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो एक तरफ हो गया अल्प प्राण, ठीक है दोस्तों, और एक हो गया महाप्राण, एक हो गया महाप्राण। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले
देखो महान लोग, हम ट्रिक बताए हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है? महाप्राण यानी कि महान लोग, महाप्राण यानी कि महान लोग। और महान लोग जो हैं 24 घंटा काम करते हैं, यानी वो 24 घंटा काम करते हैं तभी तो महान है दोस्तों। 24 घंटा काम करते हैं इसीलिए तो वो महान है। 24 घंटा काम नहीं करते तो क्यों महान होते? आप भी 24 घंटा जब काम करेंगे तो आप भी महान हो जाएंगे। तो जब 2 4 इसमें आ गया तो बचा क्या आपका? 1 3 5, 1 3 5 इसमें आ जाएगा, यानी 1 यानी कि का वर्ग, 3 यानी कि 1 यानी कि पहला वर्ग, पहले वर्ग में क्या आ जाएगा? 3 यानी तीसरा वर्ग यानी कि ग आ जाएगा, 5 यानी पांचवा वर्ग यानी अंगा आ जाएगा। ठीक इस तरीके से ऐसे 1 3 5 में अल्प प्राण हो जाएगा और महाप्राण 24, यानी कि सीधा हम लोग याद रखेंगे महान लोग 24 घंटा काम करते हैं भाई, इसलिए वो महान है। बाकी बचा 1 3 5। अब हम लोग ध्यान देंगे स्वर कितने होते हैं दोस्तों। स्वर कुल स्वर 11 होते हैं ना दोस्तों। कुल स्वर जो हैं 11 होते हैं। 11 क्या है? विषम है, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ पर विषम होगा वहाँ पर स्वर होगा। ठीक, जैसे कि 135 विषम है, एक विषम संख्या है, यानी जितने स्वर हैं सब स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर विषम होगा सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ पर है दिख रहा है ना दोस्तों, है यानी कि है वाला वर्ग। है वाला वर्ग कौन सा है? स वाला ना, स स स और है। ठीक है दोस्तों, यानी ह वाला वर्ग इसमें आ गया। और जहाँ पर भी स वाला वर्ग जो है आपको दिख जाए वहाँ पर य र ल व नहीं रहेगा। ठीक, तो य र ल व कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा, य र ल व। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण। महान लोग 24 घंटा काम करते हैं इसलिए 24 हो जाएगा। और बचा क्या? 1 3 5, यानी कि विषम। विषम जो है स्वर कुल 11 होता है, वो विषम होता है, इसलिए विषम वाले में सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर महाप्राण यानी कि महा में है आ रहा है तो है वाला पूरा वर्ग आ गया। और जहाँ पर स वाला वर्ग दिखेगा वहाँ पर य र ल व वाला वर्ग नहीं रहेगा, तो य र ल व वाला वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए देखो अब यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन भी बताते हैं, यहाँ पर कैसे आप पहचान लेते ट्रिक से। सभी स्वर होते हैं। अब सभी स्वर देखो, महाप्राण यानी कि 24, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। 24 यानी विषम, सम है, सम में तो स्वर आएगा नहीं, यानी अल्प प्राण यानी 1 3 5 यानी कि विषम है, इसमें सब स्वर आ जाएंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हस्व स्वर कौन सा है? हस्व स्वर कौन सा है? हस्व यानी कि लघु। लघु स्वर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अ आ तथा ई में से अ हस्व स्वर है। मूल स्वरों को स्वर हस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। और इन्हीं हस्व स्वरों के मेल से बने स्वरों को संधि स्वर कहा जाता है दोस्तों। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में हस्व स्वरों की संख्या 4 है। ठीक है दोस्तों, अ ई उ और री। और उसके बाद आ जाओ दोस्तों, हम लोग देखते हैं 25 नंबर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर जो है बड़ा वाला होता है, तो आ हो जाएगा दीर्घ स्वर। ठीक, और ये सब बाकी के जो है संयुक्त स्वर है ना दोस्तों। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। हर्ष स्वर यानी कि जो 1 मात्रा, दीर्घ स्वर यानी 2 मात्रा, संयुक्त स्वर यानी कि जो संयुक्त स्वर। और हर्ष स्वर के अंतर्गत अ ई उ री, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ ई उ और तथा संयुक्त स्वर के अंतर्गत ए ओ तथा अ हो जाएगा, जो विजातीय के मतलब योग से बनता है। और निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो पहली बात तो ई हो जाएगा, आ हो जाएगा, उ हो जाएगा, ओ तो क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त स्वर हो जाएगा ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर में जिसमें 3 लगा हो, 3 हिंदी वाला 3 ऐसे बना हो, वो प्लुत स्वर होता है दोस्तों। 3 त्रैमात्रिक होता है ना दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओम प्लुत स्वर है, शेष त्रुटिपूर्ण है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। हिंदी में सामान्यतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक भाषा में एवं नाटक आदि का संवाद लिखते समय पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। तो अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। बस इस बुक को कंप्लीट कर लो दोस्तों, आपका व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और साहित्य भी मतलब
इसमें थोड़ा सा कम दिया है। तो हम अगर आपको दोनों बुक करा देंगे, यूथ पब्लिकेशन का साहित्य से शुरू करा के, साहित्य खत्म करा के फिर व्याकरण पे आएंगे, यहाँ पर व्याकरण से शुरू करके व्याकरण खत्म करा के फिर साहित्य पे आएंगे, तो दोनों बुक अगर आप कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। और जब हम आपको साहित्य पढ़ाएंगे ना, तो साहित्य को ऐसे ट्रिक से याद कराएंगे ना, इतना आसान तरीके से दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और व्याकरण भी सब कंप्लीट एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कंप्लीट वर्णमाला जो है पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू एक साथ देखना हो दोस्तों, और वो भी पूरा ट्रिक के साथ, पूरा एक एक चीज़ का ट्रिक बताया गया है दोस्तों, और अगर आप उसको पढ़ लेते हो, हमारे जो है चैनल में जाकर देखेंगे, आपको कंप्लीट वर्णमाला एक वीडियो दिखेगा, एक एक ट्रिक बताया गया है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप वर्णमाला से गलत नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं। वे दो मात्रा से अधिक समय लगेगा तो वो प्लुत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे ओम, इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जौन बाटे, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का सही वर्गीकरण कौन सा है? तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अग्र हो जाएगा, मध्य हो जाएगा और पश्च हो जाएगा। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और जिह्वा के भागों के आधार पर। तो जिह्वा के भागों के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जैसा कि मैंने ट्रिक से आपको बताया है, ट्रिक सिंपल है, हम बीच से शुरू करेंगे अ आ, फिर ऊपर जाएंगे ई, ठीक, फिर नीचे आएंगे ऊ, फिर ऊपर जाएंगे ए, फिर नीचे आएंगे ओ औ। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो अग्र, पश्च, मध्य आता है, विकृत स्वर नहीं आएगा दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के चार भेद होते हैं। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर, ठीक, मुखाकृति जिसे बोलते हैं, मुखाकृति यानी मुँह खा कृति। ठीक, यहाँ पर ट्रिक यह है कि 1 2 3 4, ठीक, तो मुखाकृति के आधार पर चार हो जाएंगे, विवृत, अर्धविवृत और अर्धसंवृत और संवृत। और इसमें जो वर्ण आते हैं दोस्तों, इसको भी हम ट्रिक से आपको बताएंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगा। इसमें ये तो पक्का ही किसी को नहीं याद रहता है दोस्तों, सब भूल जाते हैं। विवृत में कौन सा है, अर्धविवृत में कौन सा है, संवृत में कौन सा है, अर्धसंवृत में कौन सा है, बहुत कन्फ्यूजन होता है मेरे दोस्त। अब इसको हम आपको ट्रिक से बताते हैं एक चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखो विवृत, ठीक, विवृत होता है ना दोस्तों, विवृत होता है। एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, थोड़ा सा लिखने नहीं बन रहा है। विवृत, विवृत, उसके बाद क्या हो जाएगा? अर्धविवृत, अर्धविवृत, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा संवृत, ठीक, संवृत, और आ जाएगा अर्धसंवृत। ठीक है दोस्तों, अर्धसंवृत ना। अब चारों को हमें याद रखना है, ठीक दोस्तों। देखो, विवृत मतलब कि जिसमें पूरा मुंह खुला रहे, पूरा का पूरा मुंह खुला रहे। जैसे हम बोलेंगे आ बोलेंगे, पूरा मुंह खुल जाएगा, तो विवृत में आ। जैसा कि आप बोल के देखेंगे आ, तो पूरा मुंह खुल जा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक है, सिर्फ आ है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अर्धविवृत, अन्यथा में नहीं लेना है दोस्तों। अर्धविवृत मतलब सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे, जैसे अ से लेके अ तक कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 11 अक्षर होते हैं ना। इनका जो क्रम होता है, तो दोस्तों अ से अ तक 11 स्वर होते हैं। हम अ को 1 नंबर देंगे, आ को 2 नंबर, फिर ई को 3 नंबर, ऐसे क्रम से हमें मतलब ये नंबर याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम पूरा पहले इसका क्रम याद रख लेंगे। जैसे अ को 1 बोलेंगे, ठीक, आ को 2 बोलेंगे। जैसे हमने बोला 4, तो 4 पे क्या आएगा? अ आ ई, बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रम हमें ऐसे ही 11 तक याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और हम इस तरीके से जब ट्रिक बताएंगे इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, इसका ट्रिक, सबका ट्रिक हम वर्णमाला चैप्टर में
जो है थ्योरी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि यदि आपको यहाँ ना समझ में आए। बाकी हम यहाँ बता रहे हैं। अर्थ विवृत, अर्थ विवृत मतलब दोस्तों एक एक बताते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो जा रहा है। सबसे पहले विवृत मैंने बता दिया, विवृत मतलब पूरा मुंह खुला रहे तो आ हो जाएगा। उसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, ठीक है दोस्तों। अर्ध विवृत में क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत यानी कि आधा बीबी, बीवी मतलब जो शादी होने के बाद जो पत्नी होती है उसको बीवी बोलते हैं, आधा बीबी। यानी आधा बीबी हमें आधा बीबी हमें कितने रुपए में मिलेगा, तो 191 रुपये में हमें आधा बीबी मिलेगा। ठीक, 191 रुपये में हमें आधा बीबी मिल जाएगी, पूरा बीबी नहीं मिलेगी। पूरा बीबी मिलने के लिए तो दोस्तों शादी करना पड़ेगा, 10-12 लाख 15 लाख खर्च करना पड़ेगा। तो आधा बीबी हमें 191 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक मतलब अ, ठीक है दोस्तों, अर्थ विवृत में अ हो जाएगा। और 9 नंबर पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक मतलब कि इस वाले लास्ट में एक जो आया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11। ठीक, लास्ट में एक जो है इसका मतलब 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे क्या हो जाएगा, वो अ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अर्ध विवृत में अ, ए और औ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ सनवृत्त। सनवृत्त देखो दोस्तों, सनवृत्त में कैसे याद करेंगे, सनवृत्त यानी स से सनवृत्त, स से 37, स से सनवृत्त, स से 37 यानी तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, ई से लेके 7वें नंबर तक, ई फिर ई फिर ऊ फिर ऊ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद तीसरे चौथे 5वें 6वें फिर री हो जाएगा 7वें नंबर पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा 337 यानी स से सनवृत्त, स से 37 यानी कि ई ऊ री। तो इस तरीके से सनवृत्त याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। उसके बाद अर्ध सनवृत्त, अर्ध सनवृत्त, अर्ध सनवृत्त। ठीक, अर्ध सनवृत्त में क्या हो जाएगा, तो अर्ध सनवृत्त में दोस्तों हम कैसे याद करेंगे, अर्ध सनवृत्त यानी कि इसमें हो जाएगा, यानी कि अर्ध सनवृत्त यानी आधा, और सनवृत्त यानी सन, यानी कि सन का जो है आधा फीस लगेगा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर कह रहे हैं कि सन का आधा फीस लगेगा मात्र 80 रुपये, यानी सन का आधा फीस लगेगा मात्र 80 रुपये। तो यानी कि डॉक्टर में ये वाला आ रहा है, यानी कि ये आ, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा अर्ध सनवृत्त में। और 80 8वें नंबर पे जो आता हो, और 10 जीरो का मतलब 10 यानी 10वें नंबर पे जो आता हो। ठीक, 10वें नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा, और 8वें नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 7वें में री हो जाएगा, 8वें में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, और उसके बाद 9वें में ए फिर ओ, यानी कि ओ, यानी कि 3 अक्षर हो गया, ये आ और ए और ओ। इस तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा। अब जाके थ्योरी वाले वीडियो में देखिए तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, यहाँ पे थोड़ा लिखने नहीं बन रहा है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वर उच्चारण में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग सहायक सिद्ध होता है। इसी आधार पर हिंदी स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये तो हमने पढ़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर हमने शुरू कैसे किया था, अ से, आ, मध्य में आ जाएगा तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक काम करेगा दोस्तों। जीवा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का अ मध्य स्वर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आ जाओ 33 नंबर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, उ किस प्रकार का स्वर है। तो उ, इसको देखो दोस्तों, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, लेकिन जैसा कि मैंने ट्रिक बताया, पहले अ बीच में था, आ नीचे आ गया, फिर ई ऊपर आ गया। ठीक, फिर ऊ नीचे आ गया, नीचे यानी पश्चिम हो जाएगा ना दोस्तों। तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त मुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत्त स्वर भी होता है। तो अब आगे दोस्तों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन होगा ना, यदि आपको ट्रिक नहीं पता है ना दोस्तों तो नहीं कर पाएंगे आप जल्दी। तो संवृत्त का मैंने ट्रिक कैसे बताया था, संवृत्त यानी कि संवृत्त यानी स से संवृत्त और स से 37। ठीक है दोस्तों, तो स से 37 यानी 3 से लेकर 7 तक। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, अ आ ई यानी छोटी ई। यहाँ पर सीधा छोटी ई ही दिख जा रहा है ऑप्शन में, तो ई मार देंगे हम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवृत्त वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख्य विवर छिद्र लगभग बंद सा रहता है, ई ऊ और री भी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अर्ध विवृत स्वर क्या है, अब यहाँ पर भी देखो दोस्तों ट्रिक कैसे काम आएगा। अर्ध विवृत यानी कि आधा बीबी, यानी आधा बीबी हमें
191 रुपये में हमें आधा बीबी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो 1 पे आ जाएगा, ठीक, और 9 पे क्या आ जाएगा, बड़ा वाला ए आ जाएगा, और 11 पे औ आ जाएगा। तो इसमें तीनों में से एक ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ ए दिख रहा है ना, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम कर लेंगे। संधि स्वरों के भेद उपभेद कौन सा है, तो संधि स्वरों के उपभेद यानी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट। उसका संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे आ, ई, ठीक। जैसे देखो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जब समान जाति से मिलके बने, ऐसे मिलेगा आ, ई से मिलेगा ई, और उ से मिलेगा बड़ा ऊ, ठीक। और ऐसे अब जो है भिन्न से मिलेगा ए, ठीक, ए ओ औ, ठीक दोस्तों। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लो। उसके बाद संधि स्वर के भेद, दीर्घ स्वर एंड संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से बनते हैं, यानी कि जब समान समान से बनेगा तो दीर्घ स्वर हो जाएगा, भिन्न भिन्न से बन जाएगा तो संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दीर्घ स्वर को ही सजाती भी कह सकते हो, और संयुक्त स्वर को विजाति कह सकते हो। ठीक, संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ई किस प्रकार के वर्ण है, ई किस प्रकार के वर्ण है, तो कंठ के बाद तालु आता है ना दोस्तों, कंठ में आ जाएगा, आ जाएगा, और तालु में ई आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद इसको आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा, इसका हमने ट्रिक बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य यानी जो कंठ से और तालव्य यानी तालु से मिलकर बने। कंठ में अ होता है, तालु में ई होता है, तो ई मिला दोगे तो ए हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा दोस्तों, जबकि अ और ई से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों ये दिया है, देखो जैसे तालव्य है, तालु में क्या होता है, तालु में ई वाला वर्ग हो जाएगा, और ताल में शायद भूल रहे थे स या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूर्धन में ट वाला वर्ग हो जाएगा, ऋषि लोग मूर्धा कर देते हैं या मुर्दा कर देते हैं, री और र और स हो जाएगा। दंत में दांत हो जाएगा, यानी त वर्ग हो जाएगा, दांत से सिल रहे थे स और ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओठ में उ प वर्ग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिकता यानी समझ रहे हो दोस्तों, किसमें अनुनासिकता है, यानी कि जो मतलब कि नाक और मुंह दोनों से बोला जाए, ठीक, वो अनुनासिक हो जाएगा। जो सिर्फ मुख से बोला जाए वो निर्नुनासिक होता है दोस्तों। तो अनुनासिक में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आप याद रखो, चंद्रबिंदी वाला। जैसे संभालना, जब हम संभालना बोलेंगे नाक से भी बोलेंगे, ठीक, तो संभालना, तो यहाँ पर नाक से भी बोलेंगे, बाकी संभव, संभावना, संभावित, ये सब सिर्फ मुख से बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर भी चंद्रबिंदी दिखे वो अनुनासिक है, जहाँ पर चंद्रबिंदी ना दिखे वो निर्नुनासिक यानी क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुख एवं नाक दोनों से होता है उन शब्दों को अनुनासिक शब्द कहते हैं। अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, तो अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है, देखो मंजन, अंजन, हिंदी। अनुनासिक पूछा है ना, तो अनुनासिक यानी जिसमें नाक से भी बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पाँव। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक मैंने बता ही दिया। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, जिसमें चंद्रबिंदी दिख जाए बस मार दो, ऑप्शन सी चांद, सांस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन से शब्द में अनुनासिक है, कंटीला, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, 44 के बाद 45 पे आ जाओ। 45 में देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वर को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। समय को क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले स्वर को समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो जाएगा। सामान्यतः हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन 46 नंबर क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे ना दोस्तों। और बाकी आप ये व्याख्या आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है, स्वर किसका भेद है, तो वर्ण का भेद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। किंतु यदि केवल स्वर की बात की जाए तो यह वर्णों के विभाजन का ही अर्थ प्रकट करता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं,
मात्रा स्वर को समरूप यानी ग्रेफिम कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है, ठीक। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप कही जाती है, यानी मात्रा जो है स्वर की समरूप कही जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि सिर्फ मात्रा लिख दी है, जैसे मैंने लिखा जैसे कि गाना, तो यानी कि व्यंजन के साथ सिर्फ मात्रा लिखी, हमने स्वर नहीं लिखा, ठीक। मात्रा लिखा यानी कि स्वर के समरूप काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मात्रा, तो इसलिए इसे समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। ओ और औ किस प्रकार की वर्ण है, तो ओ और औ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ओ और औ। देखो सबसे पहली बात तो ये कंठ हो जाएगा अ, और उसके बाद ओष्ठ यानी उ, अ उ को मिला दोगे तो औ हो जाएगा ना, अ उ मिलाओगे तो ओ हो जाएगा, और बड़ा आ और बड़ा उ मिलाओगे तो औ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 50 नंबर देखते हैं हम लोग। 50 नंबर, ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु यानी कंठ और तालु से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अ और इस मिलके ए बनता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य ए हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाओ, ए के उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद जिनको ध्वनि केवल मुख से निकलती हैं वे हैं, केवल मुख से निकलती हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे, निर्नुनासिक, और जो दोनों से निकले तो अनुनासिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। हिंदी की अग्र और अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले अग्र की बात कर रहा है, तो अग्र में क्या आता है, अग्र में आता है देखो अ आ फिर ई यानी ई आता है, ठीक, तो ई आ गया। उसके बाद हम देखते हैं अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर मतलब कि जो वृत्ताकार होता है, वृत्त में क्या हो जाता है उ और ओ औ, उ और ओ औ को छोड़ दो, ठीक। तो बाकी इसमें सब ऑप्शन है अवृत्ताकार का, कोई टेंशन नहीं। संवृत्त स्वर यानी कि संवृत्त यानी 37 है, 37 यानी 3 से लेकर 7 तक, 3 पे ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। ऐसे ट्रिक से आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, तो र नहीं है, र तो व्यंजन है दोस्तों। तो 56 के बाद 57 नंबर पे आते हैं। अब 57, यहाँ पर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, अ और आ क्या है, तो कंठ में आ जाएगा ना दोस्तों, कंठ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अ और आ उच्चारण की दृष्टि से कंठ वर्ण है क्या है जो है सघोष है, सघोष यानी कि अघोष सघोष भी अभी आपको पढ़ाना है, उसमें पढ़ाना है। महाप्राण अल्प प्राण मैंने पढ़ा दिया है आपको ट्रिक से। महाप्राण यानी कि महान लोग, महाप्राण में महान, और है महा में है आ रहा है तो है इसमें रहेगा ही। और सघोष यानी कि इसको हम आपको बताते हैं अघोष सघोष, ठीक, अभी नहीं बाद में बताते हैं। अ क्या है मध्य स्वर है और आ पश्च स्वर है, ठीक है, बाकी ये सब आपको ट्रिक से बता दिए हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, घ कंठ में आ जाएगा ना दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, कंठ वर्ण में आपका अ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, और अ आ जाएगा अ आ और क वर्ग, और उसके बाद विहग, वी से विसर्ग हो जाएगा, ह से ह आ जाएगा। तो ये ट्रिक हमने बताया है। कंठ वर्ण है, कंठ में अ आ और है और विसर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम लोग 61 आते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, कंठ से उत्पन्न होने वाले ग और घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो कंठ ध्वनियाँ क और ख हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो किस व्यंजन का उच्चारण जिह्वा तालु से नहीं टकराती, यानी तालु वाला ना हो? तो तालु में क्या होता है? च वर्ग होता है, ठीक है दोस्तों। और ताल यानी ताल, ताल यानी तालाब में साया धुल रहे थे, तो स भी नहीं होगा। ऑप्शन को एनिमिलेट यानी काटना भी सीखो। स नहीं होगा, च नहीं होगा, ज नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक घ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है। हिंदी की कंठ ध्वनि, कंठ में क्या हो जाएगा? हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो कंठ में विहग, जैसा कि मैंने ट्रिक बताया था, विहग, बी से विसर्ग हो जाएगा, है हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाओ 65 नंबर। च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान है, तो च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान, तो कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है, तो तालु ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो च छ ज झ वाला हो जाएगा, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इधर आ जाओ, यहाँ पर देखते हैं हम, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु में च छ ज झ वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और तालु का मैंने ट्रिक क्या बताया है? तालु में च वर्ग आ जाएगा और ई आ जाएगा, और उसके बाद फिर तालु यानी तालाब में जो है साया धुल रहे थे, सा से स, और ये सब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अन्यथा में नहीं लेना है कोई भी ट्रिक को। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? सबसे पहले मूर्धन्य को देखते हैं। मूर्धन्य में च छ ज झ आएगा नहीं, ट ठ ड ढ आएगा, तो ये गलत है, समूह सही नहीं। पहला ही ऑप्शन गलत निकल गया भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। च वर्ग का व्यंजन है, च वर्ग का व्यंजन है, तो च वर्ग का व्यंजन तो भाई छ झ ज तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हिंदी की स ध्वनि है, तो स ध्वनि किस में आएगा? जैसे मैंने ट्रिक बताया था ना, स यानी कि साया, साया तालाब में धुल रहे थे, यानी तालु यानी तालब, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रिक से बहुत आसान हो जाता है, और कभी गलती होने के चांस भी नहीं रहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य यानी कि तालव्य में क्या धुल रहे थे? साया धुल रहे थे, तो उससे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 के बाद आ जाओ 72 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। ई च छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे हो जाएगा? तालव्य से हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य में झ हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है, तो तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बाकी व्याख्या आप लोग को पढ़ना होगा, तो पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो यह का मैंने जैसे बताया ना, साया से धुल रहे थे, तो ताल में धुल रहे थे, तालु हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाओ दोस्तों 76 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? तो मूर्धा में क्या हो जाएगा? यानी कि मुर्दा कर देते हैं, ऋषि लोग मुर्दा कर देते हैं, ठीक। ऋषि लोग जो है मुर्दा कर देते हैं, तो मुर्दा में ट वर्ग आ जाएगा, और री से री और र हो जाएगा, और स से स हो जाएगा, ठीक। तो री भी है, री भी है, स भी है, ट भी है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाओ 76 के बाद 77 नंबर पे आते हैं दोस्तों। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ जो हैं मूर्धन्य है? तो ट छ ड ढ स, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान लगेगा आपको जब ट्रिक आपको पता होगा तो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मूर्धन्य हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर ट ठ ड सब मूर्धन्य है, और जहाँ तक है ये जो बिंदी लगा होता है दोस्तों नीचे, ये भी मूर्धन्य होता है, तो ये ऑप्शन ही इसमें सभी मूर्धन्य है, ठीक है दोस्तों। यानी ट छ ड तथा ढ मूर्धन्य ध्वनियाँ है, जबकि ढ अपभ्रंश या मराठी से आई ध्वनि है, किंतु यह भी मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियाँ है, ठीक। ये तालव्य है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में किया जाता है, और दोनों महाप्राण है, ठीक है दोस्तों। दोनों महाप्राण है, तो महाप्राण तो है नहीं दोस्तों, और आरंभ मध्य अंत में
जो है किया जाता है सर्वनाम के तौर पे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के? तो मूर्धन्य हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? स देखो, दंत यानी कि दांत से क्या सिल रहे थे? साया सिल रहे थे। स ऑप्शन सही, यानी कि कौन सा शुद्ध है, यही से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। और थ किस वर्ग का उच्चारण है? तो दंत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, त थ द ध, उसके बाद दंत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फटाफट चलते हैं। निम्न में से दंत वर्ण है, दंत वर्ण है, दंत में क्या हो जाएगा दोस्तों? त थ द ध हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, द ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आसान है इसे फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से दंत ध्वनि है, दांत, दंत यानी दांत से क्या जो है सिल रहे थे, सिल रहे थे यानी कि स हो जाएगा और ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ल ऑप्शन दिख गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊपर के दांतों पर जीभ लगे तो दंत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ यानी कि प फ ब भ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी प फ ब भ जब बोलेंगे आप तो दोनों होठ जो है टच होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख लीजिए, सबको हम ट्रिक से बता चुके हैं। प फ ब भ में ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। में ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ वर्ण में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ऊ को बोलेंगे, जब ऊ बोलेंगे तो दोनों ओठ है से बोला जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 91 के बाद 92 पे आते हैं। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ओष्ठ में क्या हो जाएगा? प फ ब भ, तो यानी भ हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ में च नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हिंदी की ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि, तो हिंदी की ब ध्वनि प फ ब यानी ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाओ, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ यानी कि य र ल व अंतःस्थ व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना, य र ल व अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन तथा उस व्यंजन के मध्य अंतःस्थ व्यंजन अवस्थित होते हैं, इसलिए विकल्प सी जो है वर्ण स है तथा उसमें वर्ण है। ठीक, विकल्प सी सही है और स है उसमें वर्ण है। ठीक, इसको बोलने से उष्मा निकलने, स है जब बोलेंगे आप तो उष्मा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो य र ल व, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग 96 के बाद 97 नंबर पे चलते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन हम लोग कर लिए दोस्तों व्याख्या सहित। इनमें से अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यह र ल व अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता। अंतःस्थ व्यंजनों में से यह तथा व को अर्धस्वर भी कहते हैं, यह और व को अर्धस्वर कहते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? तो यह र ल व अंतःस्थ है और व जो है अंतःस्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, अर्धस्वर कौन सा? यह और वह कहलाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह वह अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं, यह विशुद्ध अर्धस्वर है, जबकि वह जो है वस्तुतः घोष संघर्षी है, यद्यपि यह किसी पूर्ववर्ती व्यंजन के साथ उच्चारित होकर अर्धस्वर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर अर्धस्वर है, अर्धस्वर कौन सा है? यह और वह है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यह वह तथा ड में से यह वह को अर्धस्वर माना जाता है, जबकि ड को उच्छिप्त अड, इसको अड बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अड को उच्छिप्त व्यंजन माना जाता है। ड अड मूलतः वर्तस्य उच्छिप्त व्यंजन है। ठीक, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो जाएगा? दोनों अंतःस्थ व्यंजन है, यह का उच्चारण तालु से होता है। ठीक, तालु यानी ताल में शायद भूल रहे थे, यह हो जाएगा, अतः इसे आधार व्यंजन कहते हैं। वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाएगा, दांत और ओठ से बोला जाता है। जब आप वह को बोलेंगे दांत और ओठ से बोलेंगे,
यानी कि ऊपर का दांत और नीचे का ओठ है, व व व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर अर्ध स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? य और व। 101 नंबर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। यह और वह ध्वनियां अर्ध स्वर कहलाती हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अवधेश का विग्रह अवध धन ईश होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, 60 कहाँ होता है दोस्तों? 33 होता है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह र ल व को अंतःस्थ कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों के मध्यवर्ती से लगते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है। इन चारों में से य तथा व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता है। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिनमें अड और अड द्विगुण व्यंजन है। अवधेश का विग्रह जौन बाटे अवध धन ईश होता है, अतः दिए गए कथन में विकल्प ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक, स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन में कौन सा आता है दोस्तों? स्पर्श व्यंजन में क से लेके म तक जो है 25 वर्ण आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, और इन सब ट्रिक, ये सब ट्रिक जो है थ्योरी वाले क्लास में सब आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हम बता देते हैं। देखो, क से लेकर म तक जो है 25 वर्ण होते हैं, और ये 25 वर्ण को क्या बोलते हैं? स्पर्श बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इस 25 को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक 16 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। ये 5 जो हो जाएगा लास्ट वाला होता है, जिसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण बोलते हैं ना दोस्तों, पंचम वर्ण बोलते हैं। ये पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा ये 16 और 4। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श में हम एक मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ पर एक मात्रा जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा स्पर्शी। एक मात्रा, स्पर्श को हमने स्पर्शी कर दिया, यानी इसको हमने लड़की बना दिया, ये समझो। स्पर्श को स्पर्शी कर दिया, अब लड़की बना दिया। अब जब लड़की बना दिया, तो एक समय के लिए हम सोचे कि 16, 4, 20, यानी कि शुरू में ये एक ही में थे, लेकिन ये 4 जो है च, छ, ज, झ है। च, छ, ज, तो ये 4 च, छ, ज, झ है। लेकिन इन चारों को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे ये गंधैली टाइप की है ना, एकदम च, छ, ज, झ एकदम गंधैली टाइप की है, और ये जो 16 थी ये साफ सुथरी टाइप की थी। जब ये 16 में 4 गंधैली थी, तो ये जो है इनको बाहर कर दिया, मतलब निकाल दिया। अब इनको क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है आने के लिए, इनको स्पर्श करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इन 4 को क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी। ठीक है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। यानी कि सीधा सीधा क्या है मतलब दोस्तों, पहले 25 था, 25 को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, और स्पर्श व्यंजन को हमने 16, 4 और 5 में डिवाइड कर दिया, तो 5 जो है पंचम वर्ण हो जाएंगे, और 16, 4, 20 यानी जो है शुरू में पहले एक ही में थे, लेकिन जो छ, छ, ज, झ गंधैली टाइप की थी, तो उन्होंने इनको निकाल दिया बाहर। ठीक है, और हमने जो है बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर जो है उनको उसमें आने के लिए, स्पर्श करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए स्पर्श संघर्षी जो है ज, छ, ज, झ हो जाएगा, और स्पर्शी जो है व्यंजन बाकी के हो जाएंगे। इसलिए बताया क्योंकि जो उष्म व्यंजन होता है उसको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उष्मा निकलता है, तो स है वाला ये हो जाएगा, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो ट्रिक कैसे काम करेगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन में क्या सीमा तक होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन में यह लव होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 104 के बाद 105 में आते हैं। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन यह लव होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ 106 के बाद 107 पे आते हैं। 107 हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने कभी कभी कन्फ्यूजन होता है संघर्षी और
स्पर्श संघर्षी में, ठीक है, इसलिए ट्रिक बताया है, क्योंकि वो गंधैली है, उनको स्पर्श करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो स्पर्श संघर्षी हैं, और ये बोलने में संघर्ष लगता है इनको, तो स है हो जाएगा तुम्हारा उसमें व्यंजन, ठीक। उसके बाद आ जाओ कौन उसमें व्यंजन नहीं है, तो स है, ग नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स के अंतर्गत आते हैं, तो स जो है उसमें व्यंजन हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो उसमें व्यंजन स हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाओ इनमें से उसमें व्यंजन नहीं है, तो स है लेकिन ल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ अब हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन पे। उसमें व्यंजन कौन सा है, तो है हो जाएगा, उसमें व्यंजन सीधा सीधा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन क्या हो जाएगा, उसमें व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं, तो संयुक्ताक्षर क्या होता है, छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है, श्र होता है ना दोस्तों, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और छ जो है क्या और स से मिलकर बना हुआ है, और त्र त और र से मिलकर बना हुआ है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना, श्र स और र से मिलकर बना हुआ है। यहाँ आपको देख लीजिए, क्या और स से मिलकर छ बना है, और त और र से मिलकर त्र बना है, ज और य से मिलकर ज्ञ बना है, स और र से मिलकर श्र बना है। बहुत आसान है, जैसे छ बोलेंगे क्या स, और त्र बोलेंगे तर, और ज बोलेंगे ज, श्र बोलेंगे सर। बहुत आसान है, याद हो जाएगा ना दोस्त। त्रवर्ण किससे मिलकर बना है, तो तर से मिलकर बना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। छ वर्ण किसके योग से बना है, तो छ वर्ण किसके योग से बना है, क्या और स से मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन तो तुम्हारा श्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ दोस्तों 117 के बाद 118 नंबर पे हम लोग चलते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है, ज्ञ ज और य से मिलकर बना है ना दोस्तों, तो ज और य कहाँ है, बी ऑप्शन करेक्ट। बाकी इसको चारों को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छत्र ज्ञ श्र है और बाकी स नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो स और र हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह नहीं है दोस्तों, ठीक, यह नहीं है, यह नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है, नासिक के मतलब जो पंचम वर्ण होते हैं, ठीक, पंचम वर्ण, तो यहाँ पर आपका थ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलेंगे तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे दिक्कत, अक्षुण्ण इत्यादि, इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संपृक्त होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं है और ब है, ठीक, चंबल आधा में ब यानी अलग अलग है, तो इसे संपृक्त ध्वनि कहेंगे। सेम है उसे युग्मक ध्वनि कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, तो व्यंजन गुच्छ वाला यानी कि जो भिन्न भिन्न होता है, या वो वाला व्यंजन गुच्छ कहलाता है, ठीक, जो भिन्न भिन्न अक्षरों से बना हो, यानी क्यारी, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, जैसे क्यारी, कच्छा, प्याला, कत्था इत्यादि, इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन से है, अब अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, मैंने ट्रिक बताया है आपको। अल्प प्राण यानी कि 1 3 5, जैसे महान लोग 24 घंटा काम करते हैं तो 2 4 महान हो गया, 1 3 5 बचा, तो 1 3 5 ख दूसरे नंबर पे है, ये तो नहीं होगा, ठीक, ये चौथे नंबर पे है, ये भी नहीं होगा, ये दूसरे नंबर पे है, ये भी नहीं होगा, तीसरे नंबर पे गया है, ऑप्शन बी करेक्ट। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो 1 3 5, ठीक, 1 3 5 यानी 1 पे च दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 128 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग पढ़ लेंगे, इसको मैंने ट्रिक से बता दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। निम्न में से
कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण यानी 1, 3, 5। एक पे क्या दिख रहा है पहले नंबर पे? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। उसके बाद आ जाओ, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? तो अल्प प्राण में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है? तो अल्प प्राण कौन सा है? 1, 3, 5। ठीक, तो अच्छा ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद आ जाओ, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। तो 1, 3, 5 देखिए, एक ये हो गया, 3 ये हो गया, एक ये हो गया, ये दूसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 132 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में महाप्राण ध्वनियाँ है? महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटा काम करते हैं यानी कि 24 यानी 2, 4, और जिसमें सम होता है उसमें स्वर नहीं होता। ठीक, और महान में है यानी है वाला वर्ग आ गया, यानी कि स है आ जाएगा, और जिसमें स है आ जाता है उसमें यह रल व नहीं आता है। तो जिसमें यह रल व न आए, ठीक, देखो पहली बात ये है, दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ना प फ ब भ, ये चौथे नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर, ये दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा 2, 4, 24। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष और महाप्राण है? ठीक, यानी सबसे पहले हम महाप्राण देखते हैं। महाप्राण यानी कि महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। ठीक, 24 घंटा काम करते हैं, और महान में है दिख रहा है, महा में है दिख रहा है, यानी है तो होगा ही, तो हम पहले है को ही पकड़ लेते हैं, तो है महाप्राण है। अब घोष यानी कि घूस ले लेंगे। घूस कब ले लेंगे? जब कोई 345 रुपये हमको देगा, 345 रुपये देगा तो हम घूस ले लेंगे। ठीक, और 12 रुपये देगा तो हम घूस नहीं लेंगे। इसको हम पहले ट्रिक बता देते हैं आपको। देखो, अघोष और सघोष, यानी सघोष यानी कि हम घूस ले लेंगे, अघोष यानी कि घूस नहीं लेंगे। यदि आपको कोई 12 रुपये देगा मात्र, तो 12 रुपये में आप घूस नहीं लोगे यार, कहीं इतना कम दे रहा है यार, नहीं लोगे। लेकिन कोई आपको 345 रुपये देगा तो आप घूस ले लोगे। ठीक, सिंपल सा ट्रिक है। 345 रुपये कोई देगा आपको तो आप घूस ले लोगे, लेकिन कोई 12 रुपये देगा तो आप घूस नहीं लोगे। तो अघोष में 12 हो जाएगा, यानी पहला दूसरा वर्ग, तीसरा चौथा पाँचवा वर्ग सघोष में। और सघोष में स दिख रहा है ना, सघोष में स दिख रहा है, इसलिए जिसमें स है उसमें स नहीं रहेगा, तो स किस में रहेगा? इसमें रहेगा, स स। ठीक, तीनों स इसमें रहेगा। ठीक, तीनों स इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर विषम कौन सा है? विषम ये है, तो विषम वाले में क्या हो जाएगा? विषम वाले में सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, जिसमें स होता है उसमें य र ल व नहीं होता, तो य र ल व इसमें हो जाएगा, य र ल व इसमें हो जाएगा, और इसमें सिर्फ स है तो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट याद हो जाएगा ट्रिक से। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो महाप्राण में देखो हमने बताया कि है दिख रहा है तो है हो जाएगा, और घोष में क्या हो जाएगा? घोष यानी सघोष, यानी घूस ले लेंगे, यानी कि 345 रुपये कोई देगा तो घूस ले लेंगे। ठीक, और सघोष में स आता है, स वर्ग नहीं आता, और स वर्ग अघोष में चला जाता है, और उसके बाद सिर्फ है होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अब यहाँ पर देखो, महाप्राण यानी 24 यानी कि हम देखते हैं दूसरे और चौथे नंबर, दूसरे ख आ रहा है। ठीक, महाप्राण तो है। अघोष यानी कि घूस नहीं लेंगे, कोई 12 रुपये देगा घूस नहीं लेंगे, यानी पहले और दूसरे ख, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 135 नंबर पे। ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? ख और घ ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ख और घ ध्वनि यानी कि हम देखेंगे महाप्राण में क्या होता है? 24 होता है, दूसरे पे ख आ रहा है और चौथे पे घ आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, महाप्राण हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये तो भाई शुद्ध है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो ये तो भाई अशुद्ध है। विसर्ग कंठ में आता है, 6 संयुक्त व्यंजन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है ये देखना है। तो महाप्राण यानी 24 यानी कि दूसरा ख, ये तो है,
ये घ भी है, झ भी है, ज नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब किस शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है? महाप्राण में यानी कि 24 होता है, यानी दूसरा और चौथा देखो, दूसरा और चौथा किस में है? दूसरा चौथा इसमें है, तो इसमें तो प्रयोग हुआ है, इसमें भी हुआ है, झ दिख रहा है, इसमें भी हुआ है, ये छ छ ज तीसरा है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, तो इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 138 के बाद हम लोग देखते हैं 139 नंबर। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, 2 4, चौथे भ दिख रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। महाप्राण यानी दूसरा और चौथा, तो सभी जिसमें हो दूसरा और चौथा, यानी दूसरे ख है, छ भी दूसरे पे है, ठ भी दूसरे पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? महाप्राण यानी दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, तो ठ दूसरे नंबर पे है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो 24 होता है, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, दूसरा चौथा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो दूसरा और चौथा यानी 24, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 144 नंबर, 144 नंबर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना होगा, तो आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, बाकी हम सब कुछ ट्रिक से बता दिए हैं। क्या व्यंजन है? तो क्या क्या है? क्या को देखो, क्या क्या है? पहले हम सघोष, पहला ऑप्शन देखते हैं ना, सघोष। सघोष यानी कि घूस ले लेंगे, यानी 345 रुपये कोई देगा तो घूस ले लेंगे, यानी तीसरा चौथा पाँचवा ये तो नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो, गलत हो जाएगा। उसके बाद अघोष यानी कि अगर हमको कोई 12 रुपये देगा तो हम घूस ले लेंगे, नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे। ठीक, 12 रुपये कोई देगा तो घूस नहीं लेंगे, यानी पहले पे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण क्या होता है? 12 रुपये कोई देगा तो हम घूस नहीं लेंगे, यानी अघोष हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी कि घूस नहीं लेंगे, कोई 12 रुपये देगा, यानी पहला ऑप्शन, पहला वर्ग, 6 वर्ग दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष यानी कि 12 रुपये देगा, कोई घूस नहीं लेंगे, पहला क्या ऑप्शन दिख रहा है? पहला ही। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर 148। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष यानी कि 1 2, 1 2 यानी कि 1 और 2। ठीक, अघोष यानी हम घूस नहीं लेंगे, और जब जिसमें अघोष होता है, ठीक, और अघोष यानी कि इसमें जिसमें सघोष होता है, तो उसमें सघोष में स नहीं होता है, तो स किसमें होता है? अघोष में होता है, तो स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ना। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? प हो जाएगा, प 1 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? प फ यानी अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी 1 3 5, ये दूसरे नंबर पे है, तो ये जौन बाटे सुमेलित नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। ठ ठ यानी कि सघोष यानी घूस ले लेंगे, 345 रुपये, यानी ये भी नहीं होगा। और ग यानी अघोष यानी कि कोई हम घूस नहीं लेंगे, जब कोई हमें 12 रुपये देगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट स उसमें है। ठीक, ऐसे भी हम काट के भी देख सकते हैं। किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? ठीक, तो किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आ जाती है। जब स्वर तंत्रियों से टकरा की जाएगी तो सघोष हो जाएगा, टकराएगी नहीं तो अघोष हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन, या फिर यहाँ से सिर्फ इतना रहने देते हैं, बाकी जो है अगले पार्ट में देखते हैं।